नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी द्वितीय यानी सेकंड ईयर का अध्याय करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए हैं, यानी मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर आप हमारा भी कोर्स करवाओ जो द्वितीय वर्ष वाले। तो मैं आपको आज फर्स्ट ईयर के तो चल ही रहे अपने, लेकिन आज सेकंड ईयर का जो प्रथम अध्याय है दिष्ट धारा जनितर वो मैं करवाऊंगा आपको। और फर्स्ट वाले हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जो सेकंड ईयर वाले हैं उनको अध्याय करवा रहा हूँ, यानी दिष्ट धारा जनितर, जिसको डीसी जनरेटर अपने कहते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि दिष्ट धारा जनितर है, तो थोड़ा सा डीसी मशीन के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि विद्युत शक्ति उत्पादन की मुख्य विधि वो दिष्ट धारा जनितर होती है। यानी विद्युत शक्ति उत्पादन की मुख्य विधि क्या है? दिष्ट धारा जनितर होती है। परंतु विद्युत शक्ति का अधिकांश जो उत्पादन है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, यानी प्रत्यावर्तक, जिसको अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। यानी प्रत्यावर्तक का मतलब होता है अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। अल्टरनेटर वो होता है जिससे अपने को एसी आपूर्ति मिलती है, यानी एसी अपने उत्पन्न कर सकते हैं। और दिष्ट धारा जनितर के अनुप्रयोगों के परिप्रेक्ष्य में दिष्ट धारा विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु दिष्ट धारा जनितर ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जनितर प्रत्यावर्तक के अतिरिक्त व्यापारिक स्तर पर विद्युत शक्ति की कोई अन्य व्यावहारिक विधि वर्तमान में अब तक नहीं है। जल, वायु, वाष्प, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ईंधन आदि के द्वारा टरबाइन को प्रचलित करके यांत्रिक शक्ति उत्पन्न की जाती है, और उस यांत्रिक शक्ति से जो जनितर है वो प्रत्यावर्तक को प्रचालित कर विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है, जिसको हम एमजी सेट बोलते हैं, यानी मोटर जनरेटर सेट बोलते हैं। लेकिन जो डीसी मशीन है, पहले इसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा, पहले बताता हूं मैं डीसी जो मशीन है। डीसी मशीन है ये दो सिस्टम से होती है। एक होता है डीसी जनितर और एक होता है डीसी मोटर। डीसी मोटर, तो आज हम जिक्र करेंगे किसके बारे में? डीसी जनितर के बारे में। तो कोई भी अपने जो आपका मोटर है चाहे जनरेटर है, इसका एक सिद्धांत होता है, ठीक है। डीसी जनितर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो सिद्धांत बताता हूं कि डीसी जनितर या डायनमो, छोटा रूप होता है जनरेटर का, उसको डायनमो कहते हैं। डीसी जनितर या डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, और उस चालक में क्या है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। एक बात और सुन ले कि डीसी जनितर या डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार स्थापित इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, चुंबकीय बल रेखाएं कटती हो, तो उस चालक में क्या है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। मैं बताता हूं आपको कि इस तरीके से क्या है, पोल बने होते हैं, ठीक है। ये पोल होते हैं, इनके ऊपर भी वाइंडिंग होती है और इनके ऊपर भी वाइंडिंग होती है। ये मान लो चालक है, दो पोलों, ये पोल है, इन पोलों के बीच में अपने चालक स्थापित करते हैं, जिसको अपने आर्मेचर कहते हैं। इस पे भी वाइंडिंग होती है। ये चुंबकीय छेदन करता है, जिससे क्या है, ये घूमने लगता है। जो सिस्टम है
प्रेरण सिस्टम से क्या है, यानी इनमें चुंबक बन गई पोलों के अंदर, तो ये अपने आप क्या है घूमने लग जाता है और इस क्षेत्र में रखा हुआ, ठीक है, और ये क्या उत्पन्न कर देता है, एक ईएमएफ पैदा कर देता है। अगर अपने यानी इसके जो आर्मेचर है इसके साथ अगर कम्यूटेटर लगा देते हैं तो ये अपने को डीसी यानी धारा यानी मिल जाती है। अगर इसमें स्लिप रिंग लगा देते हैं तो अपने को एसी मिल जाती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से पोल होते हैं और कौन सा आर्मेचर होता है, ठीक है। जब यानी डीसी जनित्र के भाग आएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसकी जो इसका जो प्रिंसिपल यानी जो सिद्धांत है वो आपके समझ में आ गया होगा कि दो पोलों के बीच में रखा हुआ चालक क्या है, यानी गति करता है और उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का क्या है छेदन होता है और उससे क्या है चालक में क्या है विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यानी इसके आर्मेचर के द्वारा जो कम्यूटेटर लगा के कार्बन ब्रश लगा के और उसमें क्या है अपने यानी विद्युत जो डीसी है वो प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है यानी एक नाम आ गया यानी जनित्र। तो जनित्र का ही बारे में पढ़ रहे हैं अपने। तो जनित्र क्या है, ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक, एक नोट कर लेना ये डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरेटर और मोटर के अंदर सिस्टम क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो मोटर कहलाती है। यदि यानी मशीन डीसी पैदा करती है तो डीसी यानी डीसी जनित्र कहलाता है। अगर एसी पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाती है, अल्टरनेटर कहलाती है। अब एक नाम आया था डायनमो। डायनमो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से यानी डीसी पैदा करने वाली छोटे आकार की मशीन डायनमो कहलाती है। सामान्यतः इसका उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। तो ये यानी जनित्र का यानी प्रिंसिपल सिद्धांत आ गया, जनित्र की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया इसका यानी जनित्र का छोटा जो रूप है डायनमो, उसके बारे में मैंने बता दिया। और फिर आगे चलते हैं कि जो डीसी जनित्र है इसकी मौलिक आवश्यकताएं, यानी डीसी जो जनित्र है इसकी मौलिक आवश्यकता, यानी डीसी जो जनित्र है इसकी मौलिक आवश्यकता। तो मौलिक आवश्यकताओं के अंदर क्या आता है कि जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं यानी निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो मैं बताता हूं आपको। यानी नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नंबर 1 चुंबकीय यानी क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय जो क्षेत्र है वो होता है। दूसरा होता है वो होता है यानी आर्मेचर। दूसरा कौन सा होता है यानी आर्मेचर। तीसरा जो आता है आपका, तीसरा जो है वो है कम्यूटेटर तथा ब्रश। कम्यूटेटर तथा यानी ब्रश। और फिर उसके बाद आती है यांत्रिक ऊर्जा। चौथी कौन सी आती है, यांत्रिक यानी ऊर्जा, जिसको अपने मैकेनिकल यानी एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये मौलिक आवश्यकताएं हैं। मौलिक आवश्यकताओं के बाद जो आता है यानी डीसी जनित्र के यानी भाग, डीसी जनित्र के यानी भाग कौन कौन से होते हैं। तो भाग के अंदर सबसे पहले जो आता है वो होता है डीसी जनित्र की यानी बॉडी। क्या आती है, बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, इसके अंदर जो निम्नलिखित जो यानी सिस्टम से होता है वो होते हैं सबसे पहले भाग के अंदर बॉडी। तो बॉडी में आपको बता देता हूं, यानी इस तरीके की होती है बॉडी। ये जो दिखाई दे रही है आपको ये बॉडी है। ये क्या है, बॉडी। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बॉडी है, यानी डीसी जनित्र की इस तरीके से बॉडी होती है। तो इस बॉडी का जो सिस्टम होता है वो मैं आपको बताता हूं कि मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं। मशीन के बाह्य भाग को क्या कहते हैं, बॉडी या योक कहते हैं। यह कास्ट आयरन तथा
कास्ट स्टील से बनाई जाती है। यह कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील से बनाई जाती हैं। बॉडी है वो मशीन के सभी भागों को क्या है, सुरक्षित रखती है। नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए जो फ्लक्स है उसके लिए पथ प्रदान करती है। जो फ्लक्स होते हैं उसके लिए एक रास्ता प्रदान करवाती है। फिर उसके बाद है कि बॉडी के दोनों ओर 2 साइड प्लेट होती है, यानी इस तरीके की 2 साइड प्लेटें होती हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर बेरिंग लगा होता है। इस बेरिंग के अंदर अपने यानी आगे मैं बताऊंगा कि जो अपने आर्मेचर का जो सिस्टम होता है, शाफ्ट होती है, वो लगी होती है। ठीक है, तो ये होती है यानी जो साइड प्लेटें, यानी इस तरीके की 2 साइड प्लेटें होती है जो मशीन को पूरी तरह से ढक देती है। और इसके ऊपर एक यानी जो पट्टी लगाते हैं ताकि इसका जो ये भाग है अंदर के वो सुरक्षित रहे। तो इससे क्या है, ढक देते हैं। और बॉडी के ऊपर यानी जो नट बोल्ट है यानी आई बोल्ट है, लग्स है, वो अपने कस देते हैं। ये जो नीचे के भाग होते हैं ये लग्स, ठीक है, और ऊपर ये क्या है, इस तरीके के जो नट है वो कस देते हैं। ठीक है, तो भी फिर उसके बाद क्या है कि देखो कि मशीन की बॉडी अगर छोटी होती है, यानी छोटी मशीनों की जो बॉडी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि छोटी मशीनों की बॉडी है वो कास्ट आयरन से बनी होती है, और जो बड़ी मशीनें होती है उनकी बॉडी है वो कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ये पर्सन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि छोटी मशीनों की बॉडी किस धातु से बनी होती है, तो वो होता है कास्ट आयरन, और बड़ी के लिए कास्ट स्टील से यानी बनाई जाती है। फिर उसके बाद आता है फील्ड पोल, यानी फील्ड पोल जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा। यानी लोग तो क्या है चित्र बना के बताते हैं। देखो मैं लोगों से कंप्रोमाइजिंग नहीं करता, जो जैसा पढ़ाते हैं, जैसा मेरे को आता है वैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखा रहा हूँ कि ये जो होता है इसको कहते हैं अपने फील्ड पोल, इसको कहते हैं फील्ड पोल। छोटे आकार वाले डायनमो में तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए सतही चुंबक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़े आकार वाले जो डायनमो या जनित्र है, डीसी जनित्र है, उसमें फील्ड पोलों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। यानी ये जो है ये है पोल विद शू, यानी शू सहित लेमिनेटेड पोल, शू सहित लेमिनेटेड पोल। यानी ये जो है इसको क्या है यानी बॉडी के अंदर यानी फिट करके ऊपर से इन्हें यानी ऐसे नट को कस दिया जाता है, जिससे ये क्या है उसमें सताई रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है भी शू सहित लेमिनेटेड पोल है। इस प्रकार के यानी पोल में पोल तथा शू दोनों ही एक साथ यानी लेमिनेटेड कास्ट स्टील तथा कास्ट आयरन की जो बनी बॉडी है, इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके यानी कास्ट स्टील तथा कास्ट आयरन से बनाए गए जो सिस्टम होते हैं, इन पर यानी फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं, और उसको आई बोल्ट के सहारे यानी इनको क्या है बोल्ट्स के सहारे अपने योक पर कस देते हैं। यानी इस तरीके से ये जो वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपका यानी फील्ड है, इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये इसके ऊपर यानी इस तरीके से यानी लगा दी जाती है, और इनके अंदर से अपने कनेक्शन निकाल लेते हैं, जो यानी जो इनके टर्मिनल बॉक्स होते हैं उसके ऊपर अपने कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड पोल होगी, और ये हो गया आपका कौन सा यानी फील्ड पोल है, और ये फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग और ये फील्ड पोल, तो ये कौन सा है शू सहित लेमिनेटेड यानी पोल, लेमिनेटेड वाला। ठीक है, फिर आता है यानी मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल का है कि इस प्रकार के पोल योक के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्राय कास्ट आयरन से ही यानी बनाए जाते हैं। पोलों के ऊपर फील्ड पोल स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू पेचों द्वारा कस दिया जाता है, पेच के द्वारा यानी कस दिया जाता है। ठीक है, ये छोटी मशीनों में प्राय यानी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी ये है कि छोटी जो मशीन है
मशीनों में प्राय यह विधि अपनाई जाती है और पोलों की अपेक्षा यानी सुपोल का आकार प्रभावी क्षेत्रफल होता है वो यानी बड़ा होता है, लगभग 2 गुना रखा जाता है। इसके 2 लाभ हैं। 2 लाभ ये है कि फील्ड कॉइल पोल से बाहर नहीं निकलती है, निकाली जा सकती है, और दूसरी है कि पोल शू द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक यानी विस्तृत फैला हुआ होता है, फैला हुआ होता है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या है वो 2 होती है। ये याद रखना कि फील्ड पोलों की न्यूनतम संख्या होती है वो कितनी होती है, 2, और सामान्यतः इनकी जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 8, और इनका मुख्य कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यानी फील्ड पोलों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। अब आता है आर्मेचर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको कहते हैं अपने आर्मेचर। ये है आर्मेचर और ये साफट है, ठीक है, ये साफट है, इसके ऊपर ये आर्मेचर होता है, और आगे जो ये लगा हुआ है इधर यानी ये वाला भाग, इसको अपने कहते हैं कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के बारे में मैं नेक्स्ट करवाऊंगा, तो उससे पहले अपने जानते हैं यानी आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या है? क्या यह एक बेलनाकार यानी ड्रम जैसा होता है। यह एक बेलनाकार यानी ड्रम जैसा होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों यानी लेमिनेशन जो हो को एक साथ रिवीट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लोटें कटी होती है। स्लोटें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी ये जो कटी है ये स्लोटें होती है। ये इनके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है ना खांचे, इनको स्लोटर कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी खुले, अर्धबंद और बंद। खुले, अर्धबंद और यानी बंद। खुले के अंदर क्या होता है कि एक समान चौड़ाई में खुले खांचे यानी खुली स्लोट कहलाती है। अर्धबंद का सिस्टम होता है कि इस प्रकार के खांचों की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है, यानी शीर्ष जो भाग है उस पर कम होती है। और बंद के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के खांचे, इस प्रकार के जो यानी खांचे हैं छिद्र के आकार में होते हैं, जिनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, बल्कि उसे छिद्रों में यानी वाइंडिंग करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट जो इसमें है कि आर्मेचर कोर लेमिनेटेड यानी होती है, जिससे कि उसमें हिस्टेसिस जो क्षति है तथा एडी धारा क्षति का मान वो कम रहे। लेमिनेशन जो पत्तियों की मोटाई है वो होती है 0.35 से 0.6 मिमी तक। यानी ये प्रश्न जरूर आता है कि जो आर्मेचर है उसकी जो पत्तियां हैं उसकी मोटाई कितनी होती है, तो 0.35 से 0.6 मिमी तक होती है। और आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है? चुंबकीय यानी जो फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा करना, यानी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा करना। और आर्मेचर को सापट पर यानी कस दिया जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से सापट के ऊपर क्या है कस दिया जाता है, और सापट को बेरिंग की सहायता से बॉडी में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये था आपका आर्मेचर। आर्मेचर के बाद आता है कम्यूटेटर, यानी जो ये भाग होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर्मेचर के बाद ये जो भाग होता है, अगर दिखाई नहीं दिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी आर्मेचर से आगे का जो भाग है, यानी इधर ये जो भाग है, ठीक है, ये अपना कम्यूटेटर कहलाता है। तो कम्यूटेटर क्या है? क्या यह आकार में वर्ताकार होता है। यह आकार में वर्ताकार होता है जो हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर यानी कस कर बनाया जाता है, और पत्तियों के बीच में रिक्तस्थान यानी एयर गैप होता है, जिसमें अब्रक भर दिया जाता है। जिसमें क्या भर दिया जाता है? अब्रक भर दिया जाता है। और कम्यूटेटर को आर्मेचर सापट पर स्थापित कर दिया जाता है, और जिनकी पत्तियों के सिरों पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे सोल्डर यानी कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है आर्मेचर कॉइल में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाह्य परिपथ को यानी प्रदान करवाना। बाह्य परिपथ को प्रदान करवाना कहने मतलब कि कम्यूटेटर में जो यानी सिस्टम होता है वो यानी डीसी अपने को यानी बाह्य जो परिपथ है वहाँ तक ये प्रदान करवाता है।
अब उसके बाद आता है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ब्रश तथा ब्रश होल्डर डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करवाने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वह ब्रश कहलाती है और ब्रश को ब्रश होल्डर में यानी लगाया जाता है। छोटी मशीनों में तो कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं और बड़ी मशीनों में कार्बन व तांबे से यानी बना मिश्रण जो ब्रश है वो प्रयोग किया जाता है। अब ब्रश का यानी मुख्य कार्य क्या है कि कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ यानी जो स्पार्किंग है, जो संपर्क है, फिसलता हुआ संपर्क के दोनों ओर से खुले बॉक्स में यानी उनको क्या है फिसलता हुआ जो कार्बन कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना। फिर उसके बाद है ब्रश तथा ब्रश है वो आयताकार होता है और उसे आयताकार यानी पित्तल के दोनों ओर इसे आयताकार पित्तल के दोनों ओर से खुले बॉक्स में लगा दिया जाता है। कम्यूटेटर पर ब्रश का जो दबाव बनाने के लिए एक स्प्रिंग पत्ती होती है और उस स्प्रिंग पत्ती का जो दाब होता है वो होता है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ये मोस्ट पर्सन है कि जो स्प्रिंग पत्ती है, कम्यूटेटर पर ब्रश का जो दबाव है रखने के लिए एक स्प्रिंग पत्ती होती है और उस स्प्रिंग का दबाव कितना होता है तो वो होता है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति यानी वर्ग सेमी तक रखा जाता है। अब है कार्बन ब्रश प्रयोग करने के कारण क्या है कि कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत नहीं होता है और इस प्रकार कम्यूटेटर से सदैव एक अच्छा संयोजन बनाए रखता है। दूसरा है कि कार्बन अधिक तापमान पर भी ठीक कार्य कर सकता है क्योंकि कम्यूटेटर के साथ यानी घर्षणरत रहने के कारण काफ़ी यानी गर्म हो जाते हैं। अतः यानी ब्रश बनाने के लिए अधिक तापमान सहन करने वाले पदार्थ की ही प्रयोग किया जाता है, वो होता है कार्बन। फिर यानी तीसरा है कि इसे सरलता से आवश्यक यानी जो आकृति है वो अपने दे सकते हैं। फिर उसके बाद है कि कार्बन का यानी अवगुण है इसका उच्च प्रतिरोध और यह अवगुण भी कार्य के दौरान यानी दूर हो जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने से यानी इसका प्रतिरोध है वो घट जाता है। यानी एक यही ऐसा पदार्थ है जो क्या है तापमान घटने यानी बढ़ने से इसका प्रतिरोध है वो घट जाता है। बाकी सभी के अंदर तापमान बढ़ने से यानी जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ता ही है। फिर उसके बाद है कार्बन ही विद्युत धारा वहन क्षमता यानी 4 एम्पियर से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेमी यानी जो होता है इसका वो यानी सिस्टम होता है। और फिर उसके बाद है कि कार्बन एक नरम पदार्थ है अतः यह समय घिस जाता है परंतु कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता है। तो यानी कम मूल्यवान होती है, एक तो कम मूल्यवान होता है। अब एक तो कम यानी कम्यूटेटर घिस जाए और एक कार्बन ब्रश यानी घिस जाते हैं तो अपने क्या करते हैं कार्बन ब्रशों का जो सिस्टम है वो क्या है यानी उसको बदल सकते हैं अपने। तो ये था आपका यानी कार्बन ब्रश के बारे में, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक्स था उसको यहीं ख़त्म करते हैं आज के अध्याय को। नेक्स्ट अगले जो सिस्टम में कल अपने वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको और भी यानी ज़्यादा चीज़ यानी जानकारी देंगे, ठीक है। तब तक के लिए यानी नमस्कार, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।